सभी मेटल्स में से केवल आयरन ऐसा मेटल है जो आपको हर एक लिविंग स्पीसीज में मिलेगा। अब यदि लिविंग स्पीसीज में आयरन के सराउंडिंग एनवायरनमेंट को आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम सरल भाषा में सीखेंगे मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉसफेयर स्पेक्ट्रा को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और इस मॉसफेयर स्पेक्ट्रा रिकॉर्डिंग में डॉपलर इफेक्ट का क्या यूज होता है। मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से यदि किसी भी आयरन के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आपको करना क्या होगा, उस आयरन को लेना होगा और उस आयरन के ऊपर गामा रेज को आपको डाल देना होगा। इस बात को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक ब्लड का सैंपल है, दिस इज द ब्लड सैंपल। हमें पता है ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। हमें इस आयरन के बारे में जानकारी लेनी है, यानी इस आयरन के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में मुझे जानकारी लेनी है। लेट्स सपोज दिस इज द आयरन। तो मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस आयरन के ऊपर मुझे गामा रेज को डाल देना होगा। गामा रेज, जैसे गामा रेज आकर इस आयरन से टकराती है, ये गामा रेज सीधी पहुंचती है इस आयरन के न्यूक्लियस के पास और जैसे न्यूक्लियस से टक्कर होती है ये न्यूक्लियस लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाता है। लोअर एनर्जी का मतलब ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी का मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इसको मैं यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं। मान लीजिए ये लाइन बता रही है इस आयरन की एनर्जी के आयरन के न्यूक्लियस की एनर्जी कम है, यानी ये आयरन है ग्राउंड स्टेट में, और ये लाइन बता रही है कि ये आयरन का न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में है। तो जैसे ही गामा रेज इस आयरन के न्यूक्लियस से कोलाइड करती है, टकराती है, तो ये आयरन का न्यूक्लियस लोअर एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जैसे ये ट्रांजिशन होता है, इस ट्रांजिशन की हेल्प से हम ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच में एनर्जी का कितना गैप है, इस गैप को हम मेजर कर लेते हैं। ये एनर्जी का कितना गैप है, इसको हम मेजर कर लेते हैं। देखा यह जाता है आयरन न्यूक्लियस के लिए ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप डिसाइड होता है इस आयरन न्यूक्लियस का सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है। ये आयरन न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज, इसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है, यानी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे हैं, इस बात से डिसाइड होता है। यदि इसके सराउंडिंग में लैगेंड्स हैं तो वो लैगेंड कैसे अरेंज है, उनका लैगेंड का नेचर कैसा है, लैगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो सीधी सी भाषा में मैं आपसे कहूं, इस आयरन न्यूक्लियस का ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में जो बीच का गैप है ये डिसाइड होता है इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। यदि इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से डिसाइड हो रहा है तो यहां पर हम यदि इसको मेजर कर लेते हैं तो मेजर करके इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी हम दे पाएंगे। अब मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल पर जो हम गामा रेज डाल रहे हैं, इस गामा रेज को जनरेट करने के लिए एक बहुत ही शानदार टेक्निक हम यूज करते हैं। उसमें करते क्या है, हम एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लेते हैं कोबाल्ट 57 का, और इस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के जस्ट पास वाली जो सेल होती है जिसको हम कहते हैं के सेल, इस के सेल के इलेक्ट्रॉन को, इसकी जस्ट पास वाली जो सेल होती है उसको के सेल कहते हैं, ये के सेल, इसके सेल के इलेक्ट्रॉन को इस कोबाल्ट 57 के न्यूक्लियस में हम जंप करा देते हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं के कैप्चर। इस के कैप्चर में एक नया न्यूक्लियस बनता है जिसका एटॉमिक नंबर इसके एटॉमिक नंबर से एक यूनिट कम होता है, यानी इसका 27 है तो हियर एटॉमिक नंबर विल बी 26 और 26 होता है आयरन का, जबकि के कैप्चर में मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है, ये एग्जैक्टली सेम रहता है। इस के कैप्चर में जो ये नया न्यूक्लियस बना है आयरन 57 का, देखा जाता है ये न्यूक्लियस हमेशा एक्साइटेड स्टेट में होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि इफ एनी न्यूक्लियस इज इन एक्साइटेड स्टेट तो विद इन माइक्रोसेकंड वो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट। और देखा जाता है यहां पर एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट के बीच का ये जो एनर्जी गैप होता है
ये कोरस्पॉन्डिंग होता है गामा रेज के। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो यहां पर ये जो एनर्जी रिलीज करेगा यानी जो रेडिएशन रिलीज करेगा वो करता है गामा रेज। और इस रेडिएशन को ही आप क्या करेंगे, सैंपल पर डालेंगे, यानी जिस आयरन के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी आपको लेनी है। यहां पर इस सिस्टम को हम कह देते हैं सोर्स। अब 99% केसेस में ये देखा जाता है कि सोर्स में जो आयरन का न्यूक्लियस है, इस आयरन के न्यूक्लियस का सराउंडिंग एनवायरनमेंट और सैंपल में जो आयरन का न्यूक्लियस है, इस आयरन के न्यूक्लियस के सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अलग होता है। यानी यहां पर इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग तरीके से होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग तरीके से होगा। हो सकता है यहां पर इस आयरन एटम के चारों ओर कुछ लिगेंड्स हो, यहां पर जो लिगेंड्स होते हैं और यहां पर जो लिगेंड्स होते हैं जनरली वो अलग अलग होते हैं, इसके साथ साथ उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। यानी मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सोर्स में जो न्यूक्लियस है आयरन, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट 99.99% केसेस में सैंपल में जो न्यूक्लियस है आयरन उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अलग होता है। और हमें पता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट ही किसी न्यूक्लियस का डिसाइड करता है ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का एनर्जी का गैप क्या होगा। तो इसका मतलब यह है यदि यहां पर सराउंडिंग एनवायरनमेंट अलग है और यहां पर सराउंडिंग एनवायरनमेंट अलग है तो यहां पर ये जो एनर्जी का गैप है ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच में ये गैप, और यहां पर जो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का एनर्जी गैप है वो दोनों में होगा अलग अलग। मान लेते हैं यहां पर ये गैप है 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। और लेट्स सपोज हमने देखा कि यहां पर ये एनर्जी गैप थोड़ा ज्यादा है, 16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये अलग अलग भी हो सकता है, मैं मान रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ समझाना है यहां पर। अब क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि यदि कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो वहां पर वो एनर्जी रिलीज करता है, यानी एनर्जी के पार्टिकल रिलीज करता है, यानी फोटोन रिलीज करता है, ऐसा कहते हैं क्वांटम थ्योरी। और उस फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली उतनी ही होती है जितना ये एनर्जी गैप, यानी यहां पर ये जो एनर्जी का पार्टिकल रिलीज हुआ है फोटोन, इसकी एनर्जी 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब क्वांटम थ्योरी यहां पर भी कुछ कहानी कहती है। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी का पार्टिकल यानी फोटोन यानी गामा रेज यहां पर आकर टकरा रही है न्यूक्लियस से, भाई यहां पर इसकी एनर्जी 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी तो यहां पर भी इतनी रहेगी, यानी इसकी एनर्जी है 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वांटम थ्योरी कहती है कि यदि इस न्यूक्लियस को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आपको लेकर जाना है, यानी एनर्जी के बीच ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच का गैप को मेजर करना है, तो यहां पर जो फोटोन यहां पर आकर न्यूक्लियस से टकराने वाला है उसकी एनर्जी और यहां पर ये जो गैप है ये दोनों एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। यानी जो फोटोन यहां पर आकर टकराने वाला है उसकी एनर्जी एग्जैक्टली होनी चाहिए 16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि ऐसा है तो ये न्यूक्लियस इस कोलिजन से ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और यदि थोड़ी सी भी कम है या फिर थोड़ी सी भी ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा, यानी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। जब ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा तो हम इस गैप को मेजर नहीं कर पाएंगे, और इस मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें यही तो गैप मेजर करना था, क्योंकि इसी गैप के बेसिस पर हम इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन देने वाले थे। अब सीधी सी कहानी यदि मैं कहूं, यदि आपको यहां पर ये ट्रांजिशन कराना है तो यहां पर एनर्जी 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना होकर यहां पर एनर्जी होनी चाहिए इस फोटोन की 16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी दूसरे तरीके से भी इसको आप कह सकते हैं, यदि यहां से ये जो एनर्जी निकल के जा रही है जैसे ये सैंपल पर पहुंचे, यदि इसकी वैल्यू बढ़ जाए 14 से 16 हो जाए तो उस केस में यहां पर ट्रांजिशन हो जाएगा और हमारा काम चल जाएगा। अब सोर्स की एनर्जी को यदि आपको सैंपल पर बढ़ाना है तो इसमें हमारी हेल्प करता है डॉपलर इफेक्ट। यदि सोर्स की एनर्जी को सैंपल पर आपको इंक्रीज करना है या फिर सोर्स की एनर्जी को सैंपल पर आपको डिक्रीज करना है, या सोर्स की एनर्जी को
एग्जैक्टली सेम अमाउंट में भेजना है आपको सैंपल के ऊपर, तो इसमें डॉपलर इफेक्ट आपकी हेल्प करता है। और यहां पर आपको डॉपलर इफेक्ट में केवल 3 बातों को याद रखना चाहिए। पहला जो स्टेटमेंट आता है उसमें डॉपलर कहते हैं यदि आपके पास सोर्स है और वो गामा रेज निकाल रहा है, गामा रेज, इन गामा रेज की एनर्जी है लेट सपोज E और इसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। एक आपके पास सैंपल है जिस सैंपल पर ये गामा रेज आकर टकराने वाली है। तो डॉपलर कहते हैं यदि आप सोर्स को स्टेशनरी रखें और सैंपल को भी स्टेशनरी रखें, तो उस केस में डॉपलर कहते हैं सोर्स एग्जैक्टली जितनी एनर्जी निकाल रहा है वो एनर्जी एग्जैक्टली सेम अमाउंट में सैंपल पर पहुंचेगी। यदि यहां से निकलने वाली एनर्जी E है तो यहां पर भी ये सेम अमाउंट में पहुंचेगी। हमें पता है एनर्जी डायरेक्टली इज इक्वल टू होता है H न्यू। यदि एनर्जी सेम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी, यानी यहां पर गामा रेज की जितनी फ्रीक्वेंसी थी जैसे वो गामा रेज सैंपल पर पहुंचेगी उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम रहेगी। दूसरी बात जो हमें यहां पर याद रखनी चाहिए, डॉपलर कहते हैं यदि आपके पास सोर्स है और वो गामा रेज रिलीज कर रहा है जिसकी एनर्जी E है और फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये गामा रेज पहुंचती है सैंपल पर और सैंपल से ये टकराती है। यदि सैंपल को यहां पर स्टेशनरी रखें, स्टेशनरी का मतलब उसको हिलाना डुलाना नहीं, और सोर्स को आप सैंपल की तरफ मूव कराने लगे यू स्पीड पर, तो उस केस में ये डॉपलर कहते हैं जैसे सोर्स को सैंपल की तरफ आप मूव कराएंगे तो सोर्स जो एनर्जी निकाल रहा था, गामा रेज जो निकाल रहा था, ये गामा रेज जैसे सैंपल पर पहुंचेगी तो इस गामा रेज की जो एनर्जी है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो सैंपल पर पहुंचते हुए इंक्रीज हो जाएगी। यानी यहां पर E है तो ये बढ़कर लेट सपोज E डैश हो जाती है। यदि एनर्जी इंक्रीज हुई है, एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी यानी वो बढ़ जाएगी, लेट सपोज वो हो गया आपका न्यू डैश आपका। अब यदि यहां पर एनर्जी इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियसली बात है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना आएगा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी आप निकालना चाहते हैं जिसको डेल्टा न्यू से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा है उसमें से हमें कम फ्रीक्वेंसी को माइनस करना पड़ेगा। और डॉपलर ने कहा है कि यदि एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन आप यूज कर लेते हैं तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो आएगा उसको भी आप निकाल सकते हैं, न्यू यू अपॉन सी। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं यदि ये एक्सप्रेशन यूज करें, न्यू सी अपॉन सी माइनस यू। इन दोनों एक्सप्रेशंस को आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इस पर कभी कभी एग्जाम जो नेट से या गेट के जो एग्जाम होते हैं उस पर प्रॉब्लम पूछ ली जाती है। अब तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई, डॉपलर ने कहा यदि सोर्स को आप लें और लेकर सैंपल की तरफ मूव करने लगे तो सोर्स जो एनर्जी निकाल रहा है उस एनर्जी की अमाउंट सैंपल पर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, यानी जैसे वो एनर्जी सैंपल पर पहुंचेगी तो उसकी इंक्रीज होके अमाउंट वहां पर पहुंचेगी। यानी यहां पर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ई डैश क्या होगा, ज्यादा होगा। डॉपलर की जो तीसरी बात आपको याद रखनी चाहिए वो ये है, यदि आप यहां पर अब की बारी सोर्स को लें जो कि गामा रेज निकाल रहा है, इस गामा रेज की एनर्जी ए है और फ्रीक्वेंसी है न्यू। जैसे ये गामा रेज सैंपल पर पहुंचेगी, सैंपल को यहां पर आपको स्टेशनरी रखना है पहले की तरह, लेकिन अब की बार सोर्स को आपको मूव कराना है यू स्पीड से सैंपल से दूर, यानी सोर्स को यू स्पीड से सैंपल से दूर लेकर जाना है। तो यहां पर डॉपलर कहते हैं जैसे सोर्स जो एनर्जी निकाल रहा है, यदि आप सोर्स को यू स्पीड से सैंपल से दूर लेकर जा रहे हैं तो जैसे सोर्स जो एनर्जी निकाल रहा है वो एनर्जी सैंपल पर पहुंचेगी तो उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। यानी यदि यहां एनर्जी ई है तो एनर्जी डिक्रीज होकर लेट सपोज ई डैश हो जाती है। एनर्जी डिक्रीज हुई तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी और ये डिक्रीज होकर हो जाती है ई डैश। यानी यहां पर ई एंड ई डैश में कंपैरिजन करें तो ई डैश आपका कम होगा और ई ज्यादा होगा। सिमिलर वे के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी
में आप कंपैरिजन करें तो न्यू ज्यादा होगा न्यू डैश के कंपैरिजन में। यहां पर भी आप यदि चाहे फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया है डेल्टा न्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां पर भी एक्सप्रेशन यही रहेगा न्यू यू अपॉन सी। कई बार इस पर प्रॉब्लम पूछी गई है, एक्सप्रेशन याद रखिएगा। यहां पर भी यदि आप न्यू डैश की वैल्यू निकालना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी चेंज होकर जाएगी, तो एक्सप्रेशन ये रहेगा न्यू सी अपॉन सी माइनस यू था, बस इसकी जगह पर आपको प्लस यहां पर यूज कर लेना है। यहां से एक बात हमें समझ में आ गई, क्योंकि हमें डॉक्टर ने बताया यदि सोर्स जो एनर्जी निकाल रहा है उस एनर्जी को बढ़ाकर आप सैंपल पर पहुंचाना चाहते हैं तो सोर्स को सैंपल की ओर मूव करना पड़ेगा। और सोर्स जो एनर्जी निकाल रहा है उस एनर्जी को यदि सैंपल पर आप घटाकर पहुंचाना चाहते हैं, यानी उसकी डिक्रीज अमाउंट पहुंचाना चाहते हैं, तो उस केस में सोर्स, तो यहां से हमें डॉपलर इफेक्ट की हेल्प से क्लियर हो गया कि सोर्स की एनर्जी सैंपल पर यदि हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैसे इंक्रीज करेंगे। सोर्स जो एनर्जी निकाल रहा है जैसे वो एनर्जी सैंपल पर पहुंचती है, यदि उसकी अमाउंट वहां पर डिक्रीज करके हम पहुंचाना चाहते हैं तो कैसे हम करेंगे। वापस अपने केस पर आते हैं। तो हमारे पास जो केस था वो केस ये था कि जो हमारा सोर्स एनर्जी रिलीज कर रहा था वो था 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सैंपल में ट्रांजिशन कराने के लिए, नहीं सैंपल को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाने के लिए जो हमें एनर्जी की अमाउंट की जरूरत थी वो थी हमारी 16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपको डॉपलर इफेक्ट से ये कंफर्म हो गया कि यदि इस 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को यहां पर आप बढ़ाकर 16 कर देते हैं तो उस केस में सैंपल के अंदर ट्रांजिशन हो जाएगा। और सोर्स की एनर्जी को सैंपल पर कैसे बढ़ाना है, इसके लिए डॉपलर ने कहा था कि यहां पर जो आपका सोर्स है इस सोर्स को यू स्पीड से सैंपल की ओर लेकर आपको जाना पड़ेगा। अब ये कैसे हो रहा है इसको मैं एक टेबल बनाकर आपको समझा देता हूं। इस टेबल में 3 कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में हमने लिया है स्पीड ऑफ सोर्स। ध्यान रखिएगा सोर्स को यदि आप मूव कराते हैं मॉसफेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो इस मूवमेंट की जो यूनिट होगी, इसकी स्पीड की जो यूनिट होगी वो हमेशा mm पर सेकेंड होगा। जैसे सोर्स को आप सैंपल की ओर मूव कराएंगे, सोर्स जो एनर्जी निकाल रहा है ये धीरे धीरे एनर्जी सैंपल पर जैसे पहुंचेगी तो उसकी अमाउंट बढ़कर पहुंचेगी। तो कितनी वहां पर एनर्जी की अमाउंट बढ़कर पहुंच रही है सैंपल पर। दूसरा कॉलम इसके लिए है। तीसरा कॉलम ये है यदि यहां पर इसकी एनर्जी और ये गैप आपका एग्जैक्टली बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है यहां पर जो फोटोन है उसका कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और सीधा का सीधा फोटोन आपका निकल जाएगा सैंपल को क्रॉस करते हुए। यानी फोटोन की कितनी अमाउंट सैंपल से क्रॉस होकर हमें यहां पर मिल रही है उसको हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द सैंपल। इसको हम गामा रेज फोटोन भी कह देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने इस इनिशियल स्पीड ऑफ सोर्स रखी 0। आपको पता है यदि सोर्स स्टेशनरी है, 0 का मतलब है सोर्स स्टेशनरी है और सैंपल भी स्टेशनरी है, तो उस केस में जितनी डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जितनी यहां से ये एनर्जी निकाली थी एग्जैक्टली यही एनर्जी यहां पर पहुंचेगी। यानी यहां पर जो एनर्जी पहुंचेगी 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचेगी। आपको पता है यहां पर 14 है, यहां पर 16 है, यानी कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा, यानी किसी भी फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, यानी सारे के सारे फोटोन निकलकर बाहर आ जाएंगे। यानी बाहर आने वाले फोटोन की संख्या होगी 100%, यानी इंटेंसिटी होगी आपकी 100%। अब मैं क्या करता हूं स्पीड ऑफ सोर्स कर देता हूं 0.1 mm पर सेकेंड। हमने देखा जैसे स्पीड ऑफ सोर्स आपने बढ़ाई तो ये एनर्जी जो यहां से निकलकर यहां पर पहुंच रही थी इसकी वैल्यू बढ़ गई। लेट सपोज ये होगी 14.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी भी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, सारे के सारे फोटोन बिना एब्जॉर्ब हुए सीधे निकल जाएंगे। फिर थोड़ा सा और बढ़ाइए 0.2 कर दिया, मैंने देखा ये अब एनर्जी होगी 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 16 है, अभी भी नहीं होगा, यानी सारे के सारे फोटोन सीधे निकल जाएंगे। फिर से हमने बढ़ाया, अब की बार बढ़ाकर हमने कर दिया 0.3 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने देखा जैसे 0.3 आपने mm पर सेकंड किया, ये स्पीड 15.5 किलो एनर्जी पहुंचने वाली एनर्जी 15.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अभी भी कोई ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। फिर से हमने बढ़ाया, अब की बार हमने कर दिया 0.4। जैसे आपने स्पीड 0.4 पर mm पर सेकंड की सोर्स की सैंपल की और अब ये गैप एग्जैक्टली यानी यहां पर ये जो एनर्जी पहुंच रही थी ये एनर्जी पहुंच रही थी, ये एनर्जी वहां पर बढ़कर होगी 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस फोटोन की एनर्जी
और यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट के बीच की एनर्जी दोनों बराबर होगी। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, जितने भी फोटोन यहाँ से आ रहे थे उनमें से कुछ फोटोन न्यूक्लियस को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाने में यूज हो जाएंगे। हमने देखा 80% फोटोन यूज होंगे, बाकी जो बाहर आने वाले हैं फोटोन वो हो गए 20%। फिर से हम इसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, 0.5 हमने कर दिया, एनर्जी फिर से बढ़ गई 16.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी, ये एनर्जी अलग है और ये एनर्जी अलग है, फिर से कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा, कोई भी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा, यानी जितने फोटोन यहां से उतने ही एग्जैक्टली बाहर निकलकर आपके आ रहे हैं, यानी अब की बार इंटेंसिटी फिर से क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो जो सैंपल से फोटोन बाहर आ रहे हैं, यदि उन फोटोन की संख्या में कमी आ रही है तो इसका मतलब ट्रांजिशन हो रहा है, और यदि उसके फोटोन की संख्या में कमी नहीं है, 100% है, तो कोई भी सैंपल के अंदर ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। अब मैं आपसे यहां पर जानना चाहता हूं, इस टेबल में आप मुझे ये बताइए सोर्स की किस स्पीड पर सैंपल के अंदर ट्रांजिशन हुआ है, यानी एब्जॉर्ब हुई है। तो आप कह सकते हैं सोर्स की 0.4 mm पर सेकेंड स्पीड पर सैंपल के अंदर ट्रांजिशन हुआ है, यानी सोर्स की इस स्पीड पर सोर्स जो एनर्जी निकाल रहा था, वहां पर निकलने वाली एनर्जी यानी जो एमिट होने वाले फोटोन थे उनकी एनर्जी और ये गैप था एग्जैक्टली बराबर हो गया था, इसीलिए वहां पर ट्रांजिशन हुआ। अब इस सोर्स की इस स्पीड को हम एक बहुत ही फेमस नेम से जानते हैं, यहां पर स्पेस नहीं है, ऊपर लिख देता हूं, इसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी इसको हम आइसोमर शिफ्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा, केमिकल शिफ्ट या फिर आइसोमर शिफ्ट। अब आपको करना क्या है, सोर्स ऑफ स्पीड पे कंसंट्रेट कीजिए और गामा रेस काउंट पर आप कंसंट्रेट कीजिए। यदि इन दोनों फैक्टर्स को आप लेते हैं, सोर्स ऑफ स्पीड को ले लीजिए एक्स एक्सिस पे और गामा रेस जो काउंट है इसको ले लीजिए वाई एक्सिस पर। इन दोनों के बीच में यदि आप ग्राफ प्लॉट कर देते हैं तो यहां पर जो भी ग्राफ इन दोनों के बीच में आएगा उस ग्राफ को हम कहते हैं मॉसफेयर स्पेक्ट्रा। मैं प्लॉट करके भी दिखा देता हूं। तो मैं यहां पर दो एक्सिस बनाता हूं, वन इज एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूं स्पीड ऑफ सोर्स, जो कि आपको हमेशा mm पर सेकंड में ही लेनी है। लेट सपोज यहां पर स्पीड 0 है, यहां पर 0.1 है, यहां पर 0.2 है, यहां पर 0.3 है, यहां पर 0.4 है और यहां पर 0.5 है, ऐसे स्पीड है। गामा रेस काउंट ले लीजिए, मान लीजिए यहां पर 0 है, यहां पर 20% है, यहां पर ये 15% है और यहां पर ये है 100%। अब आपको गामा रेस काउंट एंड स्पीड ऑफ सोर्स में ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ शायद आप प्लॉट कर भी सकते हैं। यदि स्पीड ऑफ सोर्स 0 था तो इंटेंसिटी 100% थी। जब स्पीड ऑफ सोर्स 0.1 था तब भी 100% थी, 0.2 पर भी 100% थी, 0.3 पर भी 100% थी। लेकिन जैसे स्पीड ऑफ सोर्स 0.4 पर पहुंचते हैं तो इस केस में इंटेंसिटी हो जाती है 20% और फिर से बढ़ती है, फिर से ये 100% हो जाती है। तो यदि स्पीड ऑफ सोर्स एंड गामा रेस काउंट में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का ग्राफ हमारे पास आता है। इस ग्राफ को ही, ये जो ग्राफ यहां पर आया है, इसको ही हम कहते हैं मॉसफेयर स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ में इस स्पीड पर, इस 0.4 स्पीड पर आपको पता है ट्रांजिशन हुआ है, इसी स्पीड को हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। अब आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं, मुझे आप बहुत ही सिंपल से में आप बताइए, यदि मैं यहां पर सैंपल के, आपको पता है सैंपल का सराउंडिंग इन्वायरमेंट इस गैप को डिसाइड करता है। अब मैं सैंपल का सराउंडिंग इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब उस सैंपल के सराउंडिंग इन्वायरमेंट के चेंज करने से मैंने देखा यहां पर ये जो गैप था ये चेंज हुआ और ये चेंज होकर गैप बन गया 16.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बताइए सोर्स की किस स्पीड पर ट्रांजिशन होगा।
ऑब्वियसली बात है आपका आंसर होगा अब सोर्स की 0.5 mm पर स्पीड पर सैंपल के अंदर ट्रांजिशन होगा, यानी अब की बार केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 0.4 नहीं 0.5 हो जाएगी। यानी यहां से ये कंफर्म हो रहा है सैंपल का सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सैंपल के न्यूक्लियस का सराउंडिंग इन्वायरमेंट इस गैप को चेंज करता है। जब ये गैप चेंज होता है तो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी चेंज होती है। यानी यहां से मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूं, यदि सैंपल के सराउंडिंग इन्वायरमेंट को चेंज करोगे गैप चेंज होगा, ये गैप चेंज होगा, और यदि ये गैप चेंज हो रहा है तो केमिकल शिफ्ट हमारी क्या होगी, चेंज होगी। यानी सैंपल का सराउंडिंग इन्वायरमेंट एंड केमिकल शिफ्ट एक दूसरे पे डिपेंड करती है। यहां पर सराउंडिंग इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे पास आयरन न्यूक्लियस है तो आयरन न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि आप चेंज करते हैं तो गैप चेंज होगा, गैप चेंज होगा तो केमिकल शिफ्ट चेंज होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज करने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं यदि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है तो केमिकल शिफ्ट आपकी चेंज होगी। क्योंकि आयरन मेटल है और इस मेटल के सराउंडिंग लिगेंड रहते हैं, यदि आप उन लिगेंड को चेंज करते हैं तो तब भी ये गैप चेंज होगा, ये गैप चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है केमिकल शिफ्ट भी चेंज होगी। लिगेंड को चेंज करने का मतलब लिगेंड वीक है या फिर लिगेंड स्ट्रांग है। यदि वहां पर लिगेंड एंड मेटल के बीच की बॉन्ड लेंथ को चेंज करते हैं तब भी ये गैप चेंज होता है, ये गैप चेंज होगा तो केमिकल शिफ्ट चेंज होगी। यानी सीधी सी भाषा में मैं आपसे कहूं, आयरन के सराउंडिंग कुछ भी आप हल्का सा चेंज करते हैं उस चेंज का रिजल्ट ये आएगा, ये गैप चेंज हो जाएगा, और यदि ये गैप चेंज हो रहा है तो केमिकल शिफ्ट चेंज हो जाएगी। तो सीधी सी सरल भाषा में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, आयरन की जो केमिकल शिफ्ट होती है उसकी वैल्यू बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और वे सब वो फैक्टर होते हैं जो उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को थोड़ा सा भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, जैसे लिगेंड स्ट्रांग है या लिगेंड वीक है, लिगेंड एंड मेटल, मेटल मतलब आयरन के बीच में बॉन्ड लेंथ क्या है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लिखे हैं मैंने, जो आप चेंज करेंगे तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन कौन से फैक्टर केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करेंगे, वो सभी फैक्टर केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करेंगे जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी चेंज लेकर आते हैं। डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को भी हम ले लेते हैं। एक प्रॉब्लम है जो कि नेट से आ रहा है, दिसंबर 2011 में पूछा भी गया था। वो कह रहा है इन आयरन 57 मॉस्फेयर एक्सपेरिमेंट a source at 14.4 kilo electron volt is moving towards absorber means sample at velocity 2.2 mm per second for resonance. The shift in the frequency of source for this sample is, देखिए इसमें क्या है, वो कह रहा है कि मॉस्फेयर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली मॉस्फेयर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पर एक सोर्स होगा और एक क्या होगा, सैंपल। वो ये कह रहा है कि सोर्स जो एनर्जी निकाल रहा है, जो गामा रेस निकाल रहा है, उस गामा रेस की जो एनर्जी की वैल्यू है 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वो ये भी कह रहा है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू होती है h न्यू, एनर्जी आपको दी गई है, प्लैंक कांस्टेंट आपको जनरली पता होता है, तो इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप निकालते हैं। वैसे आपको निकालने की जरूरत नहीं, उसने दिया है, उसने कहा है कि यदि इस एनर्जी में फ्रीक्वेंसी निकालें तो उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में है तो आप इसको चाहें तो हर्ट्ज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इट विल बी 3.48 into 10 to the power 18 हर्ट्ज। अब इसके बाद उसने क्या कहा, इसके बाद उसने कहा कि सैंपल को तो हमने रखा है स्टेशनरी, ऐसा मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमेशा हम रखते भी, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। अब इस सोर्स को हमने लिया और इस स्पीड पर यानी 2.2 mm पर सेकंड की स्पीड पर इस सोर्स को उठाया और सैंपल की ओर लेकर चल दिया। आपको पता है जैसे सोर्स को सैंपल की ओर लेकर जाते हैं तो जो सोर्स एनर्जी रिलीज कर रहा है, जैसे वो एनर्जी सैंपल पर पहुंचती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यदि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी, तो यदि एनर्जी बढ़ी है सैंपल पर पहुंचने पर तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बढ़कर हो जाती है न्यू से न्यू डेस, यानी न्यू डेस ज्यादा होगा न्यू से। अब वो ये कह रहा है कि यदि फ्रीक्वेंसी वहां पर बढ़कर पहुंचेगी तो इस फ्रीक्वेंसी और इस फ्रीक्वेंसी में यदि डिफरेंस किया जाए, जिसको डेल्टा न्यू कह देते हैं, यानी ज्यादा में से कम को माइनस करना है,
तो इस डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, यानी फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया है, यानी फ्रीक्वेंसी में कितना शिफ्ट आया है। इस डेल्टा न्यू को हम कह देते हैं समटाइम फ्रीक्वेंसी चेंज एंड समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी आप इसको कह सकते हैं। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आपको बताया गया था इस केस में यदि सोर्स को सैंपल की ओर लेकर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आता है, फ्रीक्वेंसी में कितना शिफ्ट आता है। तो इसके लिए मैंने एक एक्सप्रेशन आपको पीछे दिया था। एक्सप्रेशन बहुत सिंपल था, न्यू यू अपॉन सी, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन था। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वैसे आपको पता है लाइट की स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। क्योंकि यहाँ पर हमारी स्पीड mm पर सेकंड में है तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻11 mm पर सेकंड। स्पीड की सभी यूनिट हम क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। यदि इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज आप पुट कर देते हैं, पुट कीजिए 3.48 × 10⁻18 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ सोर्स 2 × 2.2 mm per second upon speed of light, it is 3 × 10⁻11 mm per second। mm से mm कैंसिल हो गया। यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो इट विल बी 25.5 × 10⁻6 हर्ट्ज। 10⁻6 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है मेगा हर्ट्ज। तो फाइनली इट विल बी इन मेगाहर्ट्ज 25.5 मेगाहर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी में इतना शिफ्ट आएगा यदि आप सोर्स को सैंपल की ओर लेकर जाते हैं इस स्पीड से। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉसफेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ दूसरे क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करेंगे। गुड लक फॉर द नेक्स्ट क्लास।